Hello class. Now in this lecture we will see a different terminology used for the air compressor. Okay. So the first terminology which we are using in the compressor, that is free air delivered. It is also called as a FAD or FAD. Okay, free air delivered. The first one we will see the what is the definition of it. The free air delivered is the volume of air. Okay, free air delivered is the volume of air delivered under the condition of temperature and pressure existing at a compressor intake. Okay, it is the volume of air. It is the volume of air delivered under the condition of temperature and pressure existing at a compressor intake. मतलब जो compressor का intake है, okay, that is atmospheric pressure and atmospheric temperature, इस condition पे, इस बाउंड्री कंडीशन पे कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कैन हैंडल बाय योर कंप्रेसर इज नथिंग बट द FAD, दैट इज फ्री एयर डिलीवर्ड. ओके, अब इसका यूज क्या है? इसका यूज बहुत सिंपल है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में गया और आई वांट अ कंप्रेसर, बेस्ट सुटेबल कंप्रेसर, उस शॉप में तीन टाइप के कंप्रेसर अवेलेबल है, C1, C2 एंड C3. ये तीन कंप्रेसर उस शॉप में अवेलेबल है. और उस कंप्रेसर का कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं फीचर. जैसे लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं तो वी आर कंपेयरिंग द लैपटॉप विथ कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉस्ट वाइज, कि एक डेल का लैपटॉप लिया तो उसका सेम कॉन्फ़िगरेशन है, HP के साथ मैच हो रहा है, बट उसका कॉस्ट ज़्यादा है. ओके, सो वी आर कंपेयरिंग दिस थिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम जिसका कम कॉस्ट है वो परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल. ओके, बट जो कॉन्फ़िगरेशन है हम उसी कॉन्फ़िगरेशन के सेगमेंट में देखते हैं कि 4GB रैम है डेल का, तो HP का भी 4GB रैम है और लिनोवो का भी 4GB रैम है. इसका रैम, इसका ग्राफिक्स कार्ड इतना है, इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है. सो कुछ पैरामीटर जो होते हैं हमारे फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन, वो हम उसको कॉमन करके के हम ब्रांड वाइज कॉस्ट चेक करते हैं. सो एक कुछ पैरामीटर हमारा फिक्स रहता है ना वहाँ की, यही कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग कंपनी के देखो. सो वैसे ही अगर मैं शॉप में जा रहा हूँ मेरा कॉम्प्रेसर लेने के लिए, सो कॉम्प्रेसर शॉप में मुझे तीन कॉम्प्रेसर मिले, C1, C2 एंड C3. पहले कॉम्प्रेसर का कॉन्फ़िगरेशन उस शॉप ओनर ने बताया कि उसका डिलीवरी प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एट द आउटपुट है वो 10 बार है, उसका एट द टेम्परेचर ऑफ 290 केल्विन, एंड उसका वॉल्यूम रेट रहेगा, डिस्चार्ज रेट, वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट रहेगा 1.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब दूसरा कंप्रेसर का कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताया, उसका आउटपुट प्रेशर 20 बार रहेगा, उसका जो टेम्परेचर रहेगा आउटपुट पे 340 केल्विन रहेगा, एंड वॉल्यूम रेट रहेगा, वॉल्यूम डिलीवरी रेट वो रहेगा 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा कंप्रेसर बताया मुझे, उसका आउटपुट प्रेशर 30 बार है, उसका टेम्परेचर रहेगा कुछ 380 केल्विन नियर अबाउट, एंड उसका डिलीवरी वॉल्यूम रहेगा 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो अगर ये मैं कंप्रेसर कंपेयर कर रहा हूँ और इसमें से मुझे बेस्ट सुटेबल कंप्रेसर लेना, बहुत अच्छा कंप्रेसर लेना है, देन देर इज नथिंग इज कॉमन. इसके बेस में मैं उसको कंपेयर कर पाऊँ. फॉर एग्जांपल कोई कंप्रेसर प्रेशर अच्छा दे रहा है तो उसका प्रेशर कम दे रहा है तो उसका डिलीवरी अच्छा है. कोई कंप्रेसर प्रेशर अच्छा दे रहा है तो उसका वॉल्यूम डिलीवरी जो है वो कम है. किसी का प्रेशर ऑप्टिमम है और वॉल्यूम डिलीवरी भी ऑप्टिमम है. सो इसमें से कंपेयर करने के लिए मुझे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है. इधर प्रेशर भी अलग है, इधर भी प्रेशर भी, इधर भी प्रेशर अलग है, टेम्परेचर डिलीवरी प्रेशर अलग है, डिलीवरी वॉल्यूम अलग है. सो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ. सो to have a good comparison and to have a easy selection which is best suitable, which one is the best suitable, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री एयर डिलीवरी ये टर्म यूज करते हैं कंप्रेसर सिलेक्शन के लिए. अब ये होता कैसे है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस सब पैरामीटर को, ये सब आउटपुट पैरामीटर है उसके, इस सब आउटपुट पैरामीटर को हम इनपुट पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो हमारा C1 है, ओके, इस C1 का आउटपुट क्या है? अभी ये जो हमारा कंप्रेसर है कांस्टेंट मास कंप्रेसर है. कांस्टेंट मास मतलब क्या होता है कि कंट्रोल मास बोलते हैं हम. कंट्रोल मास सिस्टम हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम चेंज, मास चेंज नहीं होने वाला है. सो मास एट इनलेट शुड बी इक्वल टू मास एट डिलीवरी.
ओके, मास एट इनलेट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ डिलीवरी। और हमें एक हमारा जो स्टेट लॉ पता है, गैस स्टेट लॉ ऑफ, वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। सो ये जो मास है एम, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू डिवाइड पीवी डिवाइड एम इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। सो एम आई, so mi is equal to pi vi r and ti, is it? And md is equal to pd vd and rtd। सो mi एंड md तो इक्वल है, क्योंकि हमारा कंट्रोल मास सिस्टम है, जो अंदर जा रहा है कंप्रेसर में उतना ही मास बाहर आने वाला है, कहीं अंदर जाके रुकने नहीं वाला है, कोई मास उतना ही बाहर निकलने वाला है। सो इंट्री में जितना इनलेट में जितना है वही उतना ही डिस्चार्ज में है। सो ये दो हमने इक्वेट किया, पी आई वी आई इज इक्वल टू आर टी आई इज इक्वल टू पी डी वी डी आर टी डी, और ये आर आर कट हो गया। सो हमें मिला पी आई वी आई डिवाइड बाय टी आई इज इक्वल टू पी डी वी डी डिवाइड बाय टी डी। अभी हमें पी डी पता है, फर्स्ट कंप्रेसर का पता है, इज इट? ये पी डी का वैल्यू हमने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। चलो ये हम फाइनल वैल्यू तो नहीं निकालते, बट एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं। ओके, सो पी डी क्या है हमारा, यूनिट का छोड़ दो, 10 बार का हम पास्कल वगैरह में वो कन्वर्ट नहीं करते फॉर सेक ऑफ टाइम, जस्ट वैल्यू वैसे के वैसे पुट करते हैं। सो 10 पी डी, वी डी क्या है 1.28 और टी डी क्या है 290 केल्विन। उसी तरीके से पी आई टी आई प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, वी आई नहीं पता हमें, और टी आई है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो हो जाएगा समझो 27 डिग्री सेल्सियस है। सो 27 प्लस 273 हो गया 300 केल्विन। ओके, सो हमें मिल जाएगा वी आई इज इक्वल टू 10 1.28 290 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हमें वी आई मिल गया। सो ये वी आई क्या है, वॉल्यूम हैंडल बाय कंप्रेसर 1 एट इनिशियल, एट एंट्री, एट इनलेट कंडीशन। सिमिलरली हम C2 का भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम C3 का भी निकाल सकते हैं। ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला वॉल्यूम हैंडल बाय कंप्रेसर 1 एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और वी कैन से एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर। और इनलेट ऑफ कंप्रेसर का कंडीशन क्या है, इनलेट ऑफ कंप्रेसर का कंडीशन है पी आई इज इक्वल टू 1 बार, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर टी आई इज इक्वल टू 300 केल्विन, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। सो C1 का भी हमने इस प्रेशर और टेम्परेचर पे निकाला, C2 का भी हम इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे निकालेंगे, और C3 का भी हम इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे निकालेंगे। और जो भी आने वाला है VI फॉर कंप्रेसर 1, VI फॉर कंप्रेसर 2 एंड VI फॉर कंप्रेसर 3, ये रहेगा आपका FAD फॉर कंप्रेसर 1, ये रहेगा आपका FAD फॉर कंप्रेसर 2, ये रहेगा आपका FAD फॉर कंप्रेसर 3। अभी आप इसमें से देख सकते हो कि किसका VI अच्छा है, किसका FAD अच्छा है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम कंपेयर किस कंडीशन पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, और वी कैन से इनलेट कंडीशन ऑफ कंप्रेसर, उस पर हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों कंप्रेसर को। सो एक पैरामीटर हमारा कॉमन हो गया, रेफरेंस हो गया, दैट इज इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। उस कंडीशन में किसका वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छा है, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंप्रेसर 1 लेना है, कंप्रेसर 2 लेना है, कंप्रेसर 3 नंबर का लेना है। सो ये हो गया हमारा FAD, मतलब फ्री एयर डिलीवर्ड is the volume of air delivered under the condition of temperature and pressure existing at the compressor intake। सो हमने क्या किया, शॉप में गए थे तो हमें डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम हैंडल होता कर रहा है वो कंप्रेसर, ये पता चला, बट इसके बेस पे हम उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो हमने क्या किया, सब पूरे प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन को इनलेट में कन्वर्ट कर दिया, इनलेट, और उसके बेस पे जो वॉल्यूम हमें मिला है VI, वो जो अच्छा रहेगा वो हम कंप्रेसर खरीदने वाले हैं। सो दिस फ्री एयर डिलीवर्ड इज यूज्ड टू
सिलेक्ट अ अप्रोप्रिएट कंप्रेसर, ओके, बिकॉज ये कंट्रोल मास है तो उसके वजह से हमने इसको इक्वेट किया। तो इट इज सिंपल। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टूड दिस इज अ फ्री एयर डिलीवर्ड क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया होगा। ओके, सो यहाँ लिखा भी है मैंने, अबव ऑल थ्री compressor giving their discharge volume rate at three different temperature and pressure conditions, so they are difficult to compare, is it? ये अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे दिया तो इनको कंपेयर नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है। सो वी आर कन्वर्टिंग their discharge volume at a common pressure and temperature condition for easy selection of required compressor। so हमने C1 C2 C3 का जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज वॉल्यूम, ओके, वो हमने क्या किया, कॉमन प्रेशर और टेम्परेचर पे कन्वर्ट किया बाय यूजिंग कंट्रोल मास दैट कंडीशन कि मास इनलेट इक्वल टू मास एट डिस्चार्ज, उसका कंडीशन यूज करके हमने उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने वो जो बेस्ट वॉल्यूम डिस्चार्ज है उसको सिलेक्ट किया। ओके, सो दिस इज द फ्री एयर डिलीवर्ड व्हिच इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन केस ऑफ द compressor। now we will see another terminology, that is a capacity of compressor। okay, so capacity of compressor, it is the quantity of free air, okay, the thing is remaining, that is unit। so free air delivered is mentioned in meter cube normally। unit of free air delivered is the meter cube, okay, not meter cube per second, it is only meter cube। now capacity of compressor, it is a quantity of free air actually delivered by compressor in cubic meter per minute। अभी जो फ्री एयर डिलीवर हमने निकाला है कंप्रेसर का, वो पर मिनट कितना निकल रहा है उसको बोलते हैं हम फ्री एयर कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, मतलब फ्री एयर डिलीवर्ड पर मिनट और मीटर क्यूब पर सेकेंड per time। rate of free air delivered is nothing but the capacity of compressor। okay, now piston displacement, okay, piston displacement क्या होता है, it is a volume in cubic meter obtained as the product of the piston area in meter square and the piston stroke in meter। चलो अब ये देखते हैं हम क्या होता है piston displacement। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर पिस्टन असेंबली है, ये TDC है और ये समझो BDC है। पिस्टन विल मूव ओनली इन बिटवीन TDC एंड BDC, इसके बीच में ही मूव करेगा। अब पिस्टन है वो क्रॉस सेक्शन है उसका सर्कुलर, तो उसका कुछ डायमीटर रहेगा और ये जो TDC टू BDC डिस्टेंस है वो L है। सो कितना वॉल्यूम पिस्टन ने डिस्प्लेस किया, कितना वॉल्यूम पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन बिटवीन TDC टू BDC, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और पिस्टन इज कॉल्ड एज अ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब ये वॉल्यूम निकालना है हमें तो क्या है, तो ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो π/4 d स्क्वायर ये हो गया क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक, इतना वॉल्यूम पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट किया, इतना वॉल्यूम, नॉट अ स्ट्रोक, इतना वॉल्यूम पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट किया। सो इस वॉल्यूम को बोलते हैं π/4 d स्क्वायर इनटू L, इसको बोलते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और उसका डेफिनेशन है इट इज अ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, ओके, ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पिस्टन एरिया इन मीटर स्क्वायर एंड द पिस्टन स्ट्रोक इन मीटर। ओके, सो ये है हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। नाउ अनदर थिंग, इंडिकेटेड पावर। अभी इंडिकेटेड पावर क्या होता है, इट इज द वर्क डन ऑन द एयर बाय सिस्टम after overcoming on frictional losses to obtain a compressed air। it is equal to indicator diagram or area of indicator diagram, that is area of PV plot and denoted by symbol IP। अभी indicated power क्या होता है, definition wise it is a work done on the air by system, ओके, आफ्टर ओवरकमिंग अ फ्रिक्शनल लॉसेस। ओके, सो ये जो हमारा है सिस्टम, इसके अंदर क्या हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है TDC टू BDC। ओके, जब ये TDC टू BDC मूव होता है तब ये जो एयर इधर प्रेजेंट होता है, ओके, इस एयर को कंप्रेस करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट लगता है एंड दैट वर्क इनपुट इज इक्वल टू दैट PV प्लॉट। जो हमारा PV प्लॉट था हमने देखा 1 2 3 4, सो ये जो है ये PV प्लॉट का जो एरिया है
ये हमारा इंडिकेटर डायग्राम का एरिया बोलते हैं, इसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं पीवी प्लॉट को। और ये जो एरिया मैंने शेडेड किया है उतना एरिया हमें वर्क इनपुट लगा, सो इस एरिया को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर और वर्क इनपुट, ओके, टू कॉम्प्रेस दैट एयर। बट डेफिनेशन वाइज हमने एक टर्म अलग से इसमें सुना, दैट इज आफ्टर ओवरकमिंग अ फ्रिक्शनल लॉसेस। अभी ये जो पिस्टन है इस सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट हो रहा है, उसका और इस सिलेंडर के बीच में कुछ फ्रिक्शन रहेगा। सो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके जो वर्क इनपुट बचता है, मतलब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, और उसके बाद इस एयर को कंप्रेस करने के लिए भी कुछ इनपुट लगेगा। सो वर्क फॉर फ्रिक्शनल लॉसेस, ये कुछ अलग है, वर्क फॉर फ्रिक्शन एंड वर्क फॉर आई बोलते हैं, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। वर्क इसको बोलते हैं वर्क टू कॉम्प्रेस एयर। ये दो अलग टाइप के वर्क है जो हमें करने पड़ते हैं वाइल कॉम्प्रेसिंग एयर और वाइल taking a output from the compressor. So work suffix f, that is work required to overcome the frictional losses. अभी मैकेनिकल पार्ट है कंप्रेसर, तो नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स है, उसको इनर्शिया, उसका फ्रिक्शन, ये नंबर ऑफ लॉसेस को ओवरकम करने के लिए कुछ वर्क इनपुट जाता है हमारा, और रिमेनिंग वर्क इनपुट हमारा एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए लगता है। तो जो वर्क इनपुट हमें एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए लगने वाला है, उसी इनपुट, उसी वर्क को हम बोलते हैं वर्क टू कॉम्प्रेस एयर, एंड दैट मच वर्क ओनली डिनोटेड बाय पीवी डायग्राम, नॉट अ फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शनल लॉसेस पीवी डायग्राम पे दिखता नहीं है, क्योंकि पीवी डायग्राम जो हम प्लॉट करते हैं वो एयर जो प्रेजेंट रहेगा सिस्टम के अंदर, उसके टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के कोऑर्डिनेट जो आते हैं XYZ, उसके हिसाब से हम पीवी प्लॉट ड्रॉ करते हैं। हम मैकेनिकल कंडीशन के कोऑर्डिनेट नहीं लेते। सो जो भी इंडिकेटर डायग्राम ने दिखाया है शेडेड एरिया, दैट इज ओनली द वर्क required to compress air, that is indicated power, or that is work input। और बचा जो वर्क फ्रिक्शनल लॉसेस है, ओके, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट अनदर वे, ओके, वो हम अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लेने के बाद। The next terminology is nothing but the brake power. Okay, so it is the power provided at the drive shaft of compressor by means of prime mover. Okay, it is a power provided at the drive shaft of the compressor. अभी मैंने बोला था कि आपको जो सिलेंडर है उसको क्रैंकशाफ्ट रहता है, और उस एट दैट क्रैंकशाफ्ट हमें पावर देनी पड़ती है। सो वो पावर हम एक मस्कुलर एनर्जी के हिसाब से दे सकते हैं, दैट इज बाय रोटेटिंग बाय ह्यूमन बीइंग और बाय एनिमल। और सेकेंड वे हम प्राइम मूवर लगा सकते हैं उधर बाय मींस ऑफ आईसी इंजन और द इलेक्ट्रिक मोटर। सो नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर या आईसी इंजन दोनों में से एक ही यूज होता है, क्योंकि एनिमल या ह्यूमन बीइंग उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे उतने आरपीएम पे। सो डेफिनेटली हम प्राइम मूवर ही यूज करने वाले हैं। सो इट इज द पावर प्रोवाइडेड एट द ड्राइव शाफ्ट ऑफ कंप्रेसर। जो अपना ड्राइव शाफ्ट रहेगा कंप्रेसर का एट द पोजीशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, हम वहां क्या करते हैं, प्राइम मूवर अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल आईसी इंजन भी लगा सकते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर एंड दैट आईसी इंजन विल रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ रोटेशन ऑफ दैट कंप्रेसर एंड गिव यू अ compressed air। ओके, सो वो होता है ब्रेक पावर या शाफ्ट पावर। अभी जो मैंने इसके पहले की जो टर्मिनोलॉजी थी इंडिकेटेड पावर, उसमें फ्रिक्शनल पावर का ये किया था, फ्रिक्शनल पावर का बताया था क्या है, तो वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। ओके, सो ये ब्रेक पावर है जो हमें शाफ्ट पे मिली है। फॉर एग्जांपल अभी फिर से हम एक डायग्राम निकालते हैं। ये है हमारा पिस्टन सिलेंडर असेंबली, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया ओके, यहाँ हम पावर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल चलो ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट को यहाँ अटैच किया। ओके, समझो हम यहाँ पावर दे रहे हैं और पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है इधर, ये समझो वॉल्व अरेंजमेंट है इसकी। ओके, वो भूल जाओ बाकी का क्या डिटेल है, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। अभी हम यहाँ इसको पावर दे रहे हैं, तो ये शाफ्ट यहाँ हमने इसको इलेक्ट्रिक मोटर दिया है या
आईसी इंजन दिया है, सो ये रोटेट होगा और ये घूमेगा। बट ये जब हम इसको आईसी इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से पावर दे रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक मोटर और जो प्राइम आईसी इंजन का पावर है उसको हम बोलते हैं बीपी, दैट इज ब्रेक पावर और शाफ्ट पावर। अब ये ब्रेक पावर या शाफ्ट पावर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो इनपुट, ये वर्क इनपुट, ये जो इनपुट ही है एक प्रकार का जो हम इसे दे रहे हैं कंप्रेसर को, सो ये जो वर्क इनपुट है ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है। एक पोर्शन इसका लगता है कि जो भी इधर फ्रिक्शनल लॉसेस है इधर हो या कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के बीच में हो या अगर कोई मैकेनिज्म इसके अंदर है, वॉल मैकेनिज्म वगैरह है, इसका फ्रिक्शनल ओवरकम करने के लिए जो वर्क लगेगा वो उसमें डिवाइड होगा। सो बीपी विल consume to overcome some part of BP will consume to overcome frictional losses, उसको बोलते हैं हम frictional power, okay, it is a loss। प्लस बचा हुआ कुछ पार्ट बीपी का हमें वर्क इनपुट करके यूज होता है। इस वर्क इनपुट का हम बोल सकते हैं इंडिकेटेड पावर also, okay, this work input is used to compress the air, ओके। सो इन शॉर्ट बीपी जो हमने शाफ्ट पावर यहाँ दिया है बाय मींस ऑफ प्राइम मूवर, ओके, उसमें से कुछ पार्ट फ्रिक्शनल को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज हुआ और कुछ पार्ट जो बचा है वो एयर को कंप्रेस करने के लिए यूज हुआ। यहाँ जो एयर रहेगा उसको कंप्रेस करने के लिए यूज हुआ। सो उसको वर्क इनपुट बोल सकते हैं या इंडिकेटेड पावर बोल सकते हैं। सो इन शॉर्ट एट द एंड बीपी इज इक्वल टू एफपी प्लस आईपी बोलते हैं हम, ओके। सो ये है हमारा आईपी इंडिकेटेड पावर, ये है हमारा एफपी जो फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज हो, और ये है हमारा बीपी जो हमने शाफ्ट पावर बोल के या ब्रेक पावर बोल के क्रैंकशाफ्ट में प्रोवाइड किया बाय मींस ऑफ द प्राइम मूवर, ओके। सो ये हो गए हमारे 3 पावर्स बीपी, एफपी एंड द आईपी। और ये जो एफपी है ये पूरा लॉस है और आईपी है ये कुछ आउटपुट देता है हमें by delivering a pressurized air, okay। So this is the thing that is brake power, FP and the IP. Now we'll see another terminology, volumetric efficiency, okay। So volumetric efficiency अभी क्या होता है? It is a ratio of actual volume of free air at the standard atmospheric condition to the volume swept by the piston during the stroke। अब ये सिंपल है कि एक्चुअली सिलेंडर में कितना वॉल्यूम एयर फिल्ड हुआ है डिवाइड बाय थियोरेटिकली कितना होना चाहिए, उसका जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ पेज के ऊपर, समझो। ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, ये हमारा टीडीसी है, ये हमारा बीडीसी है, और टीडीसी से बीडीसी इतना डिस्टेंस L है और डायमीटर है हमारा D। सो हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम हो जाएगा VS, थ्योरेटिकल स्विफ्ट वॉल्यूम π/4 D स्क्वायर इंटू L। तो ये हो गया हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम। सो पिस्टन क्या करता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही मूव होता है। सो थ्योरेटिकली हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेंडर एयर से फिल्ड होना चाहिए। सो ये हो गया स्विफ्ट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम हमारा एयर से फिल्ड होना चाहिए, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक। बट जब मूवमेंट होता है सिस्टम का, मैकेनिज्म का, सो क्या होता है उस टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेंडर एयर से नहीं भर पाता बिकॉज ऑफ इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड। जो भी एयर है वो पिस्टन स्टार्ट हो गया मूवमेंट होने पे, फिर भी एयर अंदर आने के लिए टाइम लगता है। सो बिकॉज ऑफ दैट सम वॉल्यूमेट्रिक लॉसेस इज देयर कि इतना जो वॉल्यूम है वो एयर से भरा ही नहीं, सिर्फ यहाँ इस पॉइंट से लेके इतना ही वॉल्यूम एक्चुअल में भरा, बट इतना ऊपर का जो मैंने एरिया शेडेड किया उतना भरा ही नहीं। सो एक्चुअल वॉल्यूम कितना भरा एयर से डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, दैट इज ये वाला वॉल्यूम, इसका जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ओके। अभी आपने एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक्सपीरियंस के तौर पे देखें तो अपना जो इंजेक्शन होता है सिरिंज, ओके, अगर हम उसको पानी में डिप करते हैं, ओके, और
उसके पिस्टन को पीछे रिट्रैक्ट करते हैं तो वो भी हमारा पूरा का पूरा पानी से फिल्ड नहीं होता, बल्कि वो होना चाहिए, बट वो सीरीज कुछ वॉल्यूम विदाउट पानी रहेगा, वो हो गया उसका वॉल्यूमेट्रिक लॉस, उतना एक्चुअल वॉल्यूम लॉस हो गया जो फिल्ड नहीं हुआ पानी के साथ। सो वो एक्चुअल वॉल्यूम कितना हुआ फील्ड, यहां से लेके यहां तक फील्ड हुआ, सिर्फ यहां से लेके यहां तक हुआ, दिस इज एक्चुअल, बट थेरोटिकल कितना होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक। सो इसका जो रेशियो VA बाय VS, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थेरोटिकल वॉल्यूम नीड टू बी फिल्ड, उसका जो परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके, इन केस ऑफ द आईसी इंजन वॉल्यूमेट्रिक लॉसेस होता है, सो उसके लिए हम उधर सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग यूज करते हैं। सो इधर हम टर्बो चार्जिंग नहीं यूज कर सकेंगे, बिकॉज वो टर्बो चार्जर को भी वर्क इनपुट लगेगा, और वो वर्क इनपुट देने के लिए हमारा वर्क इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो यहाँ हम टर्बो चार्जर नहीं यूज करेंगे, जैसे कि हम आईसी इंजन में यूज करते हैं। ओके, नाउ another terminology used, that is isothermal efficiency. Okay, this is the most important term. It is defined as a ratio of work input to isothermal process to the work input to the actual process between the same inlet and exit pressure. Okay, so ये क्या बोलता है isothermal efficiency? It is a ratio of work input required during isothermal compression to the actual compression work required to perform a actual compression. अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रोसेस है हमारा पीवी का, चलिए डायग्राम कुछ गलत बना, वन टू टू प्रोसेस, ये हमारा तीन वे से हो सकता है। पहला हो सकता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, दूसरा हो सकता है पॉलीट्रोपिक कॉम्प्रेशन, और तीसरा हो सकता है आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। ये जो प्रोसेस है वन टू टू प्रोसेस, ये तीन अलग तरह के कर्व फॉलो कर सकते हैं, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक एंड द आइसेंट्रोपिक। सो ये जो सबसे मिनिमम बेंचमार्क जो हम बोलते हैं उसको बेंचमार्क प्रोसेस फॉर द कॉम्प्रेशन इज द आइसोथर्मल। हाँ, या हम उसे बोल सकते हैं आइडियल प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, ये सबसे कम वर्क इनपुट डिमांड करता है टू डेवलप अ रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ प्रेशराइज एयर। ओके, सबसे कम करता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। सो 1 to 2 जो प्रोसेस है हमारा, वो आइसोथर्मल हो सकता है, पॉलीट्रोपिक हो सकता है, आइसेंट्रोपिक। सो आइसोथर्मल अगर हुआ तो समझो कर्व का नेचर ऐसा रहेगा, पॉलीट्रोपिक हुआ तो कर्व का नेचर इस तरह से रहेगा, और आइसेंट्रोपिक रहा तो कर्व का नेचर इस तरीके से रहेगा। सो दिस इज अ 2, दिस इज 2 डैश, दिस इज 2 डबल डैश। सो जैसे जैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 to 2, इसको बोलते हैं हम प्रोसेस 1 to 2, ये होता है 1 to 2 डैश, एंड ये हो गया 1 to डबल डैश। ओके, सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का अगर हम बात देखेंगे तो ये जो एरिया है हम शेड करेंगे वो बहुत ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू एरिया अंडर 1 to 2 डैश, और 1 to 2 डैश का अगर हम एरिया शेड करेंगे तो वो ज़्यादा हो गया एरिया अंडर 1 to 2। ओके, सो जैसे जैसे हम आइसोथर्मल से आइसेंट्रोपिक तक जा रहे हैं, ये 1 to 2 डैश के अंदर का एरिया अगर हम 1 to 2 डैश से कंपेयर करें तो वो कम ज़्यादा है, 1 to 2 डैश का एरिया अगर हम 1 to 2 डबल डैश से कंपेयर कर रहे हैं तो 1 to 2 डैश का ज़्यादा है। सो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे वर्क इनपुट बढ़ रहा है, मतलब जैसे हम आइसोथर्मल से लेके आइसेंट्रोपिक तक जाते हैं वैसे वैसे वर्क इनपुट बढ़ रहा है। सो सेम प्रेशराइज एयर के लिए, सो बेस्ट सुटेबल क्या है कि सबसे लोवेस्ट जो है वर्क इनपुट, सबसे कम वर्क इनपुट लगे और हमें चाहिए उतना प्रेशराइज एयर मिल जाए, तो आइसोथर्मल इज द बेस्ट सुटेबल, क्योंकि इसमें सबसे कम हमें वर्क इनपुट लग रहा है। बट आइसोथर्मल बेस्ट सुटेबल है, बट वो आइडियल प्रोसेस है कि कॉम्प्रेशन करना है बट टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस,
ये आइडल प्रोसेस है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। सो क्वासी स्टैटिक अगर प्रोसेस होगा तो हमें जो डिस्चार्ज रेट रहेगा वो बहुत कम रहेगा, हमें उतना फास्ट डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही आइडियल प्रोसेस है। कंप्रेशन के टाइम टेम्परेचर राइज होता ही है, कितना भी हम इंटरकूलिंग या कितना भी हम नॉट इंटरकूलर, कितना भी हम कूलिंग, इंटरकूलर बाद में आएगा, बट हम ये सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब जो ये सिलेंडर के अंदर 1 to 2 प्रोसेस होता है टीडीसी से बीडीसी के दौरान, जब पिस्टन ट्रैवल करता है बीडीसी से लेके टीडीसी तक, जब पिस्टन ट्रैवल करता है 1 to 2 प्रोसेस होता है। उसके दरम्यान हम किसी भी तरह से जो एयर है, जो कंप्रेसर है, उसको ठंडा करने के लिए सोच नहीं सकते। ओके, सो आइसोथर्मल कंप्रेशन अचीव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर हमने अचीव किया तो उससे क्या होगा, हमारा जो वर्क इनपुट लगने वाला है वो कम लगने वाला है। ओके, सो ये प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं, और इसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में कितना लगा। सो जो वर्क इनपुट बाय आइसोथर्मल है, work input during the process 1 to 2 is always less than work input during than polytropic, and polytropic is always less than work input during polytropic is always less than work input during isentropic. ओके, सो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली साइकिल कौन सी फॉलो की है आपके कंप्रेसर ने, पॉलीट्रोपिक की है या आइसेंट्रोपिक की है। सो उसके हिसाब से उसको आइसोथर्मल के टाइम लगने वाला वर्क है, हम उसको कंपेयर करते हैं। सो आइसोथर्मल एफिशिएंसी मतलब ये जो ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस है डिवाइड बाय W1 to 2 डैश। समझो हमारे कंप्रेसर ने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फॉलो की है, सो हमारा आइसोथर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा कि आइसोथर्मल वर्क कितना लगने वाला था डिवाइड बाय अब पॉलीट्रोपिक वर्क कितना लग रहा है। ओके, अगर हमारे कंप्रेसर ने आइसेंट्रोपिक साइकिल फॉलो की, सो हमारा आइसोथर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क 1 to 2 डिवाइड बाय वर्क 1 to 2 डैश। मतलब आइसोथर्मल वर्क इनपुट कितना लगने वाला था डिवाइड बाय अभी आइसेंट्रोपिक वर्क कितना लग रहा है। सो ये जो पॉलीट्रोपिक है और ये आइसेंट्रोपिक वर्क है ऑलवेज आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। सो डिनोमिनेटर में जो निकलने वाला है वो वैल्यू ऑलवेज ज्यादा रहेगा। सो इसका जो आंसर है ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। सो इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, दैट इज आइसोथर्मल एफिशिएंसी। ओके, सो हम क्या कंपेयर करते हैं कि आइडियल कंडीशन से कितना परसेंटेज ज्यादा वर्क हमें लग रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन से हमें कितना ज्यादा वर्क लग रहा है, उसे बोलते हैं हम आइसोथर्मल एफिशिएंसी। ओके, सो ये आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन ही 1 रहेगा। ओके, और दूसरी बात, हम जो भी कंप्रेसर यूज करते हैं एयर कंप्रेसर, वो ऑलवेज पॉलीट्रोपिक साइकिल ही फॉलो करता है, बिकॉज आइसोथर्मल तो फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज आइडियल साइकिल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट जो कम वर्क इनपुट लेने वाला प्रोसेस है वो पॉलीट्रोपिक है। सो आइसेंट्रोपिक उससे ज्यादा ले रहा है, सो ज्यादा वर्क इनपुट तो देना नहीं है, हमें क्या देना है, कम ही देना है। सो पॉलीट्रोपिक इज द नेक्स्ट साइकिल, compression cycle which taking a less work input. So हम क्या करते हैं, ऑलवेज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से कंप्रेशन करते हैं। ओके, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या गैस लॉ फॉलो करता है, PV/N is equal to C and that N is lie it between 1 to 1.4, इसके बीच में हमारा गैस इंडेक्स रहता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का, PV/N is equal to C। तो ये प्रोसेस से हम हमारा कंप्रेशन चलाते हैं, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन हमारे कंप्रेसर में रहता है। सो ये इंटरमीडिएट जो प्रेशर इंटरमीडिएट प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक, वो हम फॉलो करते हैं। ओके, और ये आपका आइसोथर्मल एफिशिएंसी हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टर्मिनोलॉजी विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर regarding to the air compressor. If you feel still any difficulty, do ask me in our comment section. Thank you.